लव राजू। शायद भगवान मुझे अभी बुलाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं बच गया। And I never felt कि he will have so much suffering. My anger is never with voice, it's with expressions. I go very angry with my, इशारों में it gets very aggressive. जिंदगी लाइव एक शो नहीं, एक सफर है। इस सफर पर हमने न जाने कितनी कहानियां सुनी, कहानियां जो काल्पनिक नहीं असली जिंदगी की थी। और जब हम असल जिंदगियों की कहानियां सुनते हैं तो हर कहानी में कहीं ना कहीं खुद को पाते हैं। हर कहानी से कोई ना कोई सीख लेते हैं, कोई प्रेरणा लेते हैं, और अक्सर कोई एक कहानी हमारी सोच से लेकर हमारी जिंदगी तक बदल देती है। जिंदगी लाइव ने कई जिंदगियां बदली, आपको रुलाया, किसी अपने की याद दिलाई, किसी जख्म को भरने में आपकी मदद की, किसी दर्द को भूलकर आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी। और शायद इसीलिए जिंदगी लाइव आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना कि आप उसे भूल नहीं पाए। और 3 साल बाद आज जिंदगी लाइव का सफर अगर एक बार फिर शुरू हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं का असर है। और नए सफर की शुरुआत ऐसी कहानियों से जो जिंदगी को हर पल उम्मीद के साथ जीने की हिम्मत देती हैं। ये बताती हैं कि मंजिल तक अगर पहुंचने का शौक है तो फिर चाहे शरीर साथ दे या ना दे, रास्ते साथ दे या ना दे, बिना रुके आगे बढ़ते जाना है, बिना शिकवा, बिना शिकायत। साल 2016 जिन खास बातों के लिए याद किया जाएगा उनमें रियो पैरालंपिक खेल बेहद खास होंगे। इन खेलों में इतिहास बनाए गए, पुराने रिकॉर्ड तोड़े गए। शॉटपुट में रजत पदक जीतकर दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। देवेंद्र झाझरिया ने जैवलिन थ्रो में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। मरियप्पन थंगवेलु और वरुण भाटी ने हाई जंप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते। जिस पैरालंपिक भारतीय टीम ने देश का सम्मान बढ़ाया वो ओलंपिक्स में भेजी गई टीम के मुकाबले काफी छोटी थी। और इन पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की कहानी जुनून की, हौसले की, हिम्मत की, जिंदा दिली की कहानी है। इसीलिए जिंदगी लाइव की नई शुरुआत इन्हीं खिलाड़ियों के साथ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और आगे बढ़ रहा है जिंदगी लाइव का सफर भी। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ पिछले सफर के कुछ साथी अगर साथ जुड़ जाएं तो बात ही क्या। और ऐसी ही एक साथी के साथ आज मैं जिंदगी लाइव का सफर दोबारा शुरू कर रही हूँ। कौन है वो? कुछ लोग होते हैं ना कि जिंदगी उनकी तरफ जितनी मुश्किलें, जितनी चुनौतियां फेंकती है वो उतनी ही मजबूती से बैटिंग करके चौके छक्के मारते हैं। जिंदगी उन्हें हराने की, डराने की, झुकाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें कभी आउट नहीं कर पाती। पैरालंपिक 2016 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक ऐसी ही एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिंदगी से हार मानना तो दूर, जिंदगी को जीतने का सबक सिखा दिया। कमर के नीचे का शरीर पैरालाइज्ड होने के बावजूद 31 सर्जरी और 183 टांकों के बाद व्हीलचेयर पर बैठकर दीपा ने वो कर दिखाया जिसे हम सिर्फ कह सकते हैं नामुमकिन। जैवलिन थ्रो, डिस्कस, शॉटपुट, स्विमिंग सब में महारत और मेडल हासिल करने के बाद दीपा मलिक ने पैरालंपिक्स में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और देश का दिल जीत लिया। लेकिन हमारा दिल उन्होंने उसी दिन जीत लिया था जब 2009 में वो पहली बार जिंदगी लाइव में आई थी। जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या हार मान हथियार डाल दूंगी। मैं तो वीरांगना हूँ, डटकर जीत का संग कर लूंगी। जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या इसे प्राणों को हरने दूंगी। मैं तो मीरा हूँ, भक्ति की शक्ति से घूंट भरकर भी बेअसर कर लूंगी। जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या। मैं तो हिम्मत हूँ, अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल लूंगी। Such a pleasure to have you on the show once again. Thank you so much. It was wonderful to be back. Yeah. दीपा, 22 मार्च 2009 से लेकर अब तक
जिंदगी कितनी बदली, कितनी लाइव हुई? आई थिंक बहुत बदली। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो हैं। आई थिंक जब मैं पिछली बार आपके पास आई थी तो मैं अपना रेस्टोरेंट चलाती हुई आई थी जी। और साथ साथ स्पोर्ट्स कर रही थी। डीज नाम है, अगर मुझे D's place, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यस। लेकिन जब मैं आपके पास आई थी तो मैं स्विमर थी और मेरा लिम्का रिकॉर्ड एक बना था स्विमिंग का। हाँ। उसके बाद 3 लिम्का रिकॉर्ड और जोड़े और कम से कम 30 गोल्ड मेडल्स और जोड़े हैं माय गॉड। और 18 इंटरनेशनल मेडल्स जोड़े। तो सफ़र चल ही रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया कि 2009 से फिर मैंने आपको मिलने के बाद एथलेटिक्स की तरफ अपना रुख किया और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ खेल मुझे दिल्ली लेकर आए और वो रेस्टोरेंट मैंने बंद किया एंड दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट एंड अ बिग रिस्क दैट आई टुक। 40 वर्ष की आयु में गेम बदला, प्रोफेशन पूरा बदल लिया, जगह बदल ली, जगह बदल ली। सो दैट वाज क्वाइट अ रिस्क। पैरालंपिक्स तक का सफर कैसे पूरा हुआ? पैरालंपिक्स का सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग भी था, डिमांडिंग भी था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं 2011 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिल्वर मेडल लेके और लंदन पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही थी। लेकिन 2012 में लंदन पैरालंपिक्स मेरे हाथ से छूटा। लेकिन जिस दिन पैरालंपिक्स की इनॉग्रेशन हो रही थी या ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, मुझे उस टीम में ना होकर यहाँ पर अर्जुन अवार्ड मिल रहा था। और अर्जुन अवार्ड को लोग यूं कह रहे थे कि तो क्या हुआ, पैरालंपिक नहीं हुआ, एक अर्जुन अवार्ड हो गया, 42 वर्ष की आयु हो गई, अब आप आपका सफ़र अब रिलैक्स कीजिए। वहाँ भी खेल लेती तो मेडल तो था नहीं, क्योंकि हमें हमारी ट्रेनिंग पे, हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे कोचिंग पे इतना भरोसा नहीं होता। और सच मायने में कहें तो अभी वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। मुझे मेरा अर्जुन पुरस्कार एक कॉम्पनसेशन के रूप में दिखता रहा, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि लंदन दिमाग में चल रहा हाँ। तो मैंने कहा नहीं, और कुछ वो भी मुझे अजीब लगा सुनने में कि चली जाती तो क्या मेडल थोड़ी आ जाता। तो कहीं ना कहीं वो एक कसक खटकता है और खटक रह गई थी। रियो पहुंचने का भी आपका रास्ता आसान नहीं था? बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे लगा कि जिस दिन हमारे ट्रायल्स हुए और उस दिन जिस दिन मैंने जो थ्रो मेरा था वो करंट वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 के बराबर गिरा। ओह माय गॉड। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई हैव मेड इट, बिकॉज करम ज्योति वर्ल्ड रैंकिंग 5 तक पहुंची थी और मैं वर्ल्ड रैंकिंग 1 तक पहुंची थी। So वो कहते हैं ना, एक there was a, like I always say I love giving a shock treatment. So it was a very happy moment that I did it. Yeah. But within hours I came to know that that has been appealed against, which was sad in a way because मेरे ही state की हैं, मेरे ही साथ की हैं। लेकिन उस जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसने मुझे को और फोकस दिया और डिटर्मिनेशन दी कि मुझे पूरा भरोसा था जीतूंगी मैं, बिकॉज वी वर राइट। प्रैक्टिस पर असर नहीं पड़ा इसका? प्रैक्टिस पे असर काफ़ी पड़ा, बिकॉज मेरे पास जब वो समन आया कोर्ट का, तो मुझे याद है कि अगले 20 घंटे तक हम कम से कम 2000 पेपर्स फाइल कर चुके थे उसमें, प्रिंट आउट में उसका जवाब लिखने के लिए। और जो मेरे जिम ट्रेनर्स हैं वो, अगर मैं नहीं आ पाती थी तो मैं जहाँ भी होती थी तो वैभव सिरोही वहीं आकर मुझे, अगर मैं नहीं डंबल वंबल कर पाती थी तो एटलीस्ट स्ट्रेच कॉर्ड से ही मेरी मसल को वार्म अप करा दिया करते थे। तो कोर्ट के प्रांगण में भी मैंने वो वार्म अप्स किए हैं। Oh my God. कार की डिक्की में डंबल रख लेती थी, पार्किंग में जाके मार आती थी। उधर देखिए दीपा, मैसेज फॉर यू। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी है कि जो मेंटल स्ट्रेंथ मैंने किसी और एथलीट में अभी तक देखी ही नहीं। जैसे हर चीज़ को फॉलो करना, जो भी बातें आपके कोच ने, डाइटिशियन ने जो भी आपको कही, सब चीज़ एक सलीके से फॉलो करना। और एक और चीज़ कि ट्रेनिंग के टाइम पे व्हेनेवर आई स्कॉल्डेड यू एंड जो भी बिहेवियर रहा मेरा, बट आपने कभी उस चीज़ का बुरा नहीं माना, विच वॉज सो गुड। हाउ स्वीट। वो मेरे फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा गोला जब मैं फेंकती थी तो वो 3.69 के ऊपर पिछले 4 साल से अटक गया था। हाँ। और जबकि मुझे मेडल के लिए 4.40 के ऊपर जाना ही था, तो काफ़ी मेहनत लगी। आपकी ज़िंदगी में मैंने हमेशा देखा प्रॉब्लम्स कभी
बंद नहीं होती, मतलब रियो भी पहुंच गए, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ लगेज चोरी हो गया, क्या हुआ था? रियो पहुंच गए तो लगेज नहीं आया, ना सेरेमोनियल आउटफिट आई, जो थ्रो फ्रेम जिसमें हम बैठ के थ्रो करते हैं वो नहीं पहुंची, और दैट थ्रो फ्रेम इज कस्टमाइज्ड टू योर बॉडी। वो आपकी बॉडी लेंथ, आपकी डिसेबिलिटी, आपके टॉर्सो बैलेंस, तो मेरा एंटायर जो टेक्निक है वो उस कुर्सी पे डिपेंडेंट है। अब वो कुर्सी नहीं है तो फिर मेरी टेक्निक नहीं है, बट दैट इज़ वेयर यू अपलॉड द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मेरे ही राइवल्स की चेयर्स पे बैठ के मैंने ट्रेनिंग करी। जो लड़कियां मेरे साथ, जो लेडीज़ मेरे साथ compete कर रही थी, उन्हीं ने मुझे अपनी चेयर दे दी, उन्हीं की बेल्ट बोरो कर ली, जिम में मेकशिफ्ट चीज़ें कर ली, बॉल नहीं मिली तो डंबल ही फेंक लिया। हमारा जुगाड़ बहुत चला वहाँ पे। अमेजिंग। दीपा से हर बार ना मैं यही सीखती हूँ कि ये नहीं तो वो, कुछ ना कुछ तरीका, रास्ता आप हमेशा निकाल लेती है। डाइट पे कैसे कंट्रोल किया यार, ये बड़ी एक मुश्किल डाइट बस वो चॉकलेट्स बंद हो गई, मेरे गुलाब जामुन बंद हो गए, मेरी जलेबियाँ बंद हो गई, चाट खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंटायरली मेरी डाइट से हटा दिया गया था। शुगर वाज रिमूव्ड फ्रॉम माय डाइट। इट पेड ऑफ। दीपा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिल्वर मेडल। ये जो मेडल है ये उस सब संघर्ष का नतीजा है जो आपने पिछले कुछ समय में किया है। एक डाइट नहीं मिस करना, कोई एक्सरसाइज सेशन मिस नहीं करना, और इस पूरे हार्डवर्क का नतीजा है कि हमें एक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। बट जो जीत जो है ये अधूरी है। हमारी पूरी जीत तब होगी जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाएंगे। और 1970 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और ये गोल्डन नंबर जो है 5.77 मीटर्स, हम उसको हिट करेंगे। क्या बात है। एंड आप मानेंगे नहीं कि जब इन्होंने मेरी जर्नी ज्वाइन करी थी, सब ने वॉलंटरी बेसिस पे करी थी। कई बार ऐसा होता था कि मेरा भरोसा हिलने लगता था, मुझे लगता था, और हम लोग ना इतना इन्फेक्टेड हैं स्टीरियोटाइप से कि 46 की एज में अब व्हाट, आई मीन कहाँ से 1 मीटर गोला बढ़ा लेंगी, ये हो ही नहीं सकता। तो पीपल वर टेलिंग मी कि ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये टीम, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे ट्रेनर्स, मेरे इमीडिएट फ्रेंड्स जो मेरे साथ जुड़े रहे, तो बहुत मुझे बड़ी, बहुत एक जोरदार तालियां उन सब लोगों के लिए। और दीपा मलिक उन लोगों में से है कि जिनसे जितनी भी बातें की जाए वो कम लगती हैं। कुछ इनके बीते हुए कल के बारे में और कुछ आने वाली है कल की तैयारियों के बारे में कुछ बातें और करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। Oh my God! Oh my God! she's oh, ये तो सरप्राइज हो गया। दीपा, आज सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, मेडल्स, अवार्ड्स, रिकग्निशंस, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हम लोग 17 साल पहले शायद जब पैरालिसिस का अटैक आया था, उस वक्त के बारे में आप बताएं। बचपन का ट्यूमर तो आया ही था, उसमें 3 साल मैंने अपंगता झेली थी, और उसमें बेड रिडन रही 1 साल, फिर ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, फिर मेरी फिजियोथेरेपी, रिहैब ट्रेनिंग हुई, और मैंने दोबारा चलना सीखा। और फिर जब दोबारा आफ्टर मैरिज, बड़ी बिटिया was just about 7 years, छोटी बिटिया बिल्कुल 3 साल की, husband at the Kargil war, and then the doctors told me that tumors are back, और सर्जरीज होंगी एक के बाद एक कई, और अब की बार I will not walk again। बहुत अच्छी सर्जरी हुई तो शायद हाथ भी बच जाएंगे, नहीं तो I was even ready for quadriplegia। तो जितनी भी ताकत है वो सिर्फ इन हाथों में है, कंधे फिर कमज़ोर हैं, मैं जैसे अब दोनों हाथ इकट्ठे नहीं मैं उठा पाती हूँ। So कहा जाए तो बस only this part and this part is active, but it's pretty active। इसके बावजूद swimming, biking, and up shot put, amazing। कैसे? कार रैलिंग भूल गए आप? कार उसमें भी अब तो मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड मोटर ड्राइविंग एंड चेन्नई दिल्ली ड्राइव दैट आई डिड। सो क्या आप मतलब फिजिकल उसको पूरा डिफाई कर देती हैं, जितना भी लॉजिक है उसको आप? यस, एक्चुअली ये बहुत सही है कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ये कह दिया गया था कि आप एक कमरे में ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं जब भी ये एक्टिविटी करती हूँ तो मैं उसको डिफाई करती हूँ कि
बाद में मुझे पता लगा कि ये इंस्पिरेशन बनता जा रहा है. It started with breaking the stereotypical myths. To send out a message. मैं एक समाज के आगे, अपनी कंट्री के आगे, मेरे भारत के आगे एक मिसाल रखना चाहती थी कि थोड़ा सा अवसर, भरोसा, सपोर्ट, मदद और एक सही जैसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है. बहुत कुछ हो सकता है. एक आपकी ज़िंदगी का पहलू जो शायद आप जिसके बारे में कम बात करती हैं आप, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ आप दूसरे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी कुछ कुछ काम करती रहती हैं. वो चाहूँगी आप थोड़ा शेयर करें उस बारे में. आई थिंक जब मैं इस जर्नी पे चली तो मुझे पता लगा कि क्या चैलेंजेस हैं. अगर मैं किसी को स्पोर्ट्स के लिए भी एनकरेज करूं तो फिर अकोमोडेशन चाहिए, फंडिंग चाहिए, व्हील चेयर्स चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए. तो जितना हमसे होता है, माई डॉटर हैज़ जॉइन दिस जर्नी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. देविका का ये आइडिया था व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन का, एंड व्हीलिंग हैप्पीनेस में वी आर वर्किंग in identifying the sources of happiness for people in various disabilities. That's a very small initiative, बहुत छोटा initiative है. वैसे मैं कहूँगी कि इसको आप स्मॉल इनिशिएटिव ना कहें, क्योंकि किसी एक की भी जिंदगी में अगर आप खुशी लेकर आते हैं मुझे तो यही लगता बहुत है बड़ा कि, काम होता है. बिकॉज मुझे खेलों ने बहुत दिया. मुझे इस डिसेबिलिटी या इस फिजिकल चैलेंज ने बहुत फोकस दिया लाइफ में, एंड I want to pay back. I want to give back. That is my gratitude. आज आपसे कोई थैंक यू कहने आया है. हाँ. Oh my God! Oh my God! She's ये तो सरप्राइज हो गया. This is actual surprise. चलिए पहले आप इनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए, फिर हम इनसे आपके बारे में बात करेंगे. श्वेता इज अ वेरी वेरी अपकमिंग ब्राइट टैलेंट, जो मुझे लगता है, जो मैंने इसका जज्बा देखा है. आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड हर टू स्पोर्ट्स एंड आप मानेंगे नहीं कि मेरी रियो की तैयारी चल रही थी. मैं कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई. थोड़ा बहुत असिस्ट किया विद अ लिटिल बिट ऑफ इक्विपमेंट एंड मेजरली गाइडेंस. एंड एक ही साल में पावर लिफ्टिंग में भी शी मेड अ मार्क, एंड इवन इन एथलेटिक्स शी हैज़ मेड अ मार्क एंड वन मेडल्स. और लोग कहते हैं कि ये अगली दीपा मलिक है. दीपा मलिक के नाम से मुझे आइडेंटिफाई किया. We have to watch out. I have to watch out for her now. श्वेता, दीपा ने तो इतना कुछ बता दिया आपके बारे में. आपकी जिंदगी में दीपा मलिक की क्या जगह है? मुझे स्पोर्ट्स गर्ल बनाने वाली मैम ही है. हाँ, आज श्वेता शर्मा पैरा एथलीट लगता है तो मैम की वजह से, क्योंकि मैं तो सीरियसली डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ. मैम से मिली, बात की, मैम के पास गई. मैंने कहा मैम क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं किया. तो मैम ने मुझे बताया कि क्यों नहीं तुम कर सकती, जब तुम जिम ज्वाइन किया ही है तुमने, तो तुम इसमें एथलेटिक में ट्राई करो, तुम शॉर्ट पुट, जैवलिन कर सकती हो. मैंने मैम के बारे में सुना था, इतना देखा मैम को, लगा मैम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं. मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे पास व्हीलचेयर तक नहीं था उस टाइम पे, मुझे मैम ने व्हीलचेयर अरेंज कराया. फिर उसके बाद मेरे पास थ्रो करने के लिए चेयर नहीं थी, मुझे पता नहीं था कैसे बनेगी, कहाँ से बनवाऊँगी, क्या होगा. मैम ने इनफैक्ट मुझे अपनी चेयर भी दी कि तुम इस पे प्रैक्टिस करो, गेम्स आने वाले हैं, नेशनल गेम्स में जाओ, प्ले करो, सब छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी चीज़ पे फोकस मत करो, जीत के आओगी हार के आओगी, बट जाओ तो सही, देखो तो सही. सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर दीपा. आप ना सिर्फ अपने लिए कर रही हैं, बहुत सारे लोग अपने लिए मैं वाकई इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रही थी. मैंने कभी भी इस चीज़ को क्लेम नहीं किया. दिस वाज अ वेरी साइलेंट वर्क दैट आई वाज डूइंग. मैं तो आज आपसे यही कह सकती हूँ कि आज सारे देश को आप पर नाज है, फख्र है. पर्सनली आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इतने साल का आप रिश्ता हो गया है, इतने साल पुरानी पहचान हो गई है. सो ऑल माई बेस्ट विशेज, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हैं. सो मच. दीपा, एक छोटा सा तोहफा आपके लिए. हाँ जी. Oh my God, this is really pretty. कहाँ से ढूंढ लेते हो? This is so pretty. उस टाइम मेरी उम्र 23 साल थी. आज मेरी उम्र 35 साल है. मैं यूँ कहूँगा कि 23 साल के देवेंद्र झाझड़िया पे 35 साल का देवेंद्र झाझड़िया भारी पड़ा है.
उसे खेलने का बहुत शौक था, लेकिन सिर्फ 8 साल की उम्र में उसका बायां हाथ काटना पड़ा। कोई और होता तो शायद निराश होकर ऊपर वाले से शिकायत करके ही सारी जिंदगी काट देता, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों की ताकत अकेले दाएं हाथ में डालकर जैवलिन थ्रो शुरू किया। आज दुनिया भर में देवेंद्र झाझरिया को कोई टक्कर दे सकता है तो वो खुद हैं। तभी तो पैरालंपिक्स 2016 में उन्होंने अपने ही 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। कोई और उस रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं पाया। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। आपकी हाइट कितनी है? 6.1। माय गॉड। आइए देवेंद्र, 8 साल की उम्र में हाथ क्यों काटना पड़ा था? मैं एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था। उस पेड़ में बिल्कुल नज़दीक से उसके लाइट के तार थे, 11,000 वोल्टेज। तो मैं उनके टच में हो गया और मेरे करंट लग गया। करंट से डॉक्टर ने मेरा हाथ काटा और मेरा 6 महीने ट्रीटमेंट चला था। वो खेलना आपने बहुत कम कर दिया था, जबकि खेलने के बहुत शौकीन थे आप। बिल्कुल, जब मेरा हाथ कटा और मैं वापस मेरे गांव में आया तो बच्चों के बीच में मैंने जाना, थोड़ा सा मेरे अंदर ये थी कि क्या बोलेंगे ये। उस टाइम में मेरी मदर ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जा कर के आप खेलो। अभी मैं रियो में मेडल लेकर के आया तो ऐसे बैठा था मेरी मदर के बीच में, तो मैंने कहा आपने देखो उस टाइम में मुझे भेजा था खिलाने के लिए, आज ओलंपिक मेडल आया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ओलंपिक मेडल के लिए नहीं भेजा था आपको, मैं उन बच्चों के बराबर लाना चाहती थी आपको। क्या बात है। एक मैसेज है आपके लिए। मेरो पप्पू बेटो भाई बहुत बदमाश थो ता अलबाज तो कर दो अलबाजी तो थोई बड़े मनु कनी बेटा तो आपने इतने अलबाज ना करे कि मां अलबाज भी काम आ जाएगी जे दियो फंका फाकी कर दो जी मारा भाई जची को नीमो को भाई आए को कठल नंबर पड़ियो है। आपको बताना पड़ेगा कि क्या बोला है पूरा। इन्होंने ये बोला है कि ये बदमाशी बहुत करता था और ये जो मैं लकड़ी का बाला फेंकता था तो ये कहती थी कि इतनी बदमाशी क्यों करता है, क्यों स्पोर्ट्स का पता नहीं था ना इनको। तो मैंने बताया समझाया इनको कि ये गेम होता है ऐसे ऐसे, मैं गेम करूँगा ये। तो ये बोली भाई आपका नंबर कौन आने देगा ये बताओ पहले। तो मैंने कहा मैं तैयारी करूँगा। तब ये बोलती है कि उस टाइम में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप गेम कर पाओगे क्या। अच्छा बताइए, बहुत जिद्दी भी रहे हैं आप बचपन से? बिल्कुल, मैं जिद्दी रहा हूँ। करना है तो वो काम करना है, जिद से पूरा हो या कैसे भी हो मैं पूरा करूँगा उस काम को। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं। मैंने आपको घर भेजा था सामान लाने के लिए, तो आप सामान लाना भूल गए। मैंने पूछा अरे क्या हुआ भाई, सामान क्यों नहीं लाया? आपने बोला भूल गया। अरे मैं कोई ऐसी गलती यार दोबारा मत करना। तो आपने उसी समय वापस जाके 15 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर आए, वो सामान ला के मेरे को दिया, कभी ये ले तेरा सामान। तो मैंने बोला यार कोई बात नहीं बाद में ले आते। तो आपने बोला नहीं करना है, तो आपने कहा तो उसी समय मैंने कर दिया। तो आप जिद के पक्के हैं। ये स्कूल टाइम का है और बेसिकली सामान क्या था, हम घी भूल गए, घर से घी लेकर के आते थे। हमारे लिए जरूरी चीज थी वो। तो मैं वापस ला करके दे दिया। मैं कर लो, बोले क्या जरूरत थी जाने की। मैं कहा क्या प्रॉब्लम है, करना है सो करना है। लेकिन खेल में जाना है, मतलब पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, कुछ सामान्य जिंदगी बिताएं, ये कि मतलब जैवलिन थ्रो में जाना है, ये कब सोचा, कैसे सोचा? हमारे थोड़ा सा माहौल था एथलेटिक्स का वहाँ पे। अच्छा। कुछ बच्चे राज्य स्तर पे खेले थे तो उनको देखता था तो शॉट पुट मुझे बहुत भारी लगता था और जेवलिन मुझे अच्छा लगा, डिस्कस थोड़ा अलग लगता था। तो मैंने कहा जेवलिन में करके देखता हूँ। तो पहले उनको मैंने देखा 5-7 दिन ये कैसे फेंकते हैं, क्या करते हैं। अब बच्चे का ऐसा है, जेवलिन तो थी नहीं, तो मैंने खुद ने मेरे गाँव में आकर के लकड़ी का जेवलिन बनाया। आपने खुद बनाया? हाँ खुद बनाया। अरे वाह। और वो फेंकनी मैंने शुरुआत कर दी। हाँ। तो मैं स्कूल से खेलने गया फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मैं डिस्ट्रिक्ट का पहली दफ़ा ही चैंपियन बन गया। उसके बाद फिर मैं नज़दीक के जो कस्बा है मेरा राजगढ़, वहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं हनुमानगढ़ चला गया, वहाँ मुझे कोच मिला आर.डी. सिंह। अच्छा। उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद मैं 2002 में इंटरनेशनल लेवल पे आया था। बीच में फिर कुछ हाथ में और तकलीफ हुई जिसकी वजह से लगा कि अब जैवलिन भी छूट जाएगा? बिल्कुल, वो दौर बहुत ख़राब था मेरे लिए। 99 और 2000 के करीब मैं बहुत अच्छी जेवलिन कर रहा था उस टाइम में और मेरे एल्बो में इंजरी आ गई। 12 महीने मुझे रेस्ट करना पड़ा। मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई, काफ़ी ज़्यादा मांस फट गया था मेरे हाथ का। वो बगैर स्पोर्ट्स के 12 महीने ज़िंदगी जीना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। घर में आर्थिक
तकलीफ भी बहुत ज़्यादा थी? बिल्कुल, मैं छोटे किसान बोलते हैं जो, उनका बेटा हूँ। मेरे लिए स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत थी, जैसे ट्रैक सूट। वो बजट कहाँ से आए? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके लिए मैं खुद करूँगा कुछ ना कुछ। तो मैं और मेरा ब्रदर साथ रहते थे, तो मैंने कहा मैं कपड़े नहीं सिलाऊंगा। कपड़े मैं ब्रदर का पहनता था, मैं मेरी ट्रैक सूट लेकर के आया। अच्छा। तो वो टाइम था, अभाव था, पैसा नहीं था, लेकिन मैंने ये फील नहीं किया कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है। देवेंद्र, एक बात बताइए, जब घर में आर्थिक तकलीफ भी है, एक हाथ भी नहीं है, आसपास गांव के लोग, रिश्तेदार बातें नहीं सुनाते थे? नहीं, वो तो होता है। जैसे मैं टूर्नामेंट में जाता था एक बार, तो किसी ने कहा, कोच ने, कि यार ये एक हाथ से क्या फेंकेगा, ये तो कोई सिफारिश से आया है, बड़ी सिफारिश से। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। लेकिन जब मेरा मेडल आया तो उसी कोच ने आकर के मुझसे सॉरी बोला कि मुझे ये पता नहीं था कि आप मेडल भी ले सकते हो क्या। तो मैंने कहा, कोच साहब इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना ही रिकॉर्ड और खुद ही तोड़े, उस बीच कोई उसको वो ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ईगो भी आता है, अच्छा लगता है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे लाइफ में ईगो तो नहीं है, पर मुझे हिंदुस्तानी या एक हिंदुस्तानी होने के नाते या एक इंडियन के नाते जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो मुझे उस बात का फ़ख्र है। उस टाइम मेरी उम्र 23 साल थी, आज मेरी उम्र 35 साल है। तो मैं यूँ कहूँगा कि 23 साल के देवेंद्र झाझड़िया पे 35 साल का देवेंद्र झाझड़िया भारी पड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही। आपके सफ़र की अगर बात करूँ, जर्नी की, तो कोई ऐसा मौका जब सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगी कि नहीं कर पाऊँगा, नहीं उतना सपोर्ट मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा? ये कई बार होता है हमारे साथ। जैसे विशेष तौर पे जो 2002 के जो हमारे पैरा एशियन गेम थे, उस टाइम में मुझे खुद को खर्चा लगा करके जाना पड़ा था। तो उस टाइम में ये था कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उस टाइम में मुझे बहुत निराशा थी कि आज यदि मेरे पास पैसा हो तो मैं सबसे आगे फेंकने वाला हूँ और मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से, कई लोगों की दुआएं मेरे साथ थी और वो मेरा सब अरेंजमेंट भी हुआ और मैंने पहले ही मेरे पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। क्या बात है। एक शख्स है जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, आज भी आपका साथ छोड़ते नहीं हैं, उनका एक मैसेज है आपके लिए। 2007 में जब आपकी शादी हुई थी, तब मुझे ये लगा था कि अब अपना दोस्ती यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, मैं राजगढ़ चला गया था आपकी शादी के 2-3 दिन बाद। उस टाइम आपने मुझे घर बुलाया और जो आपने मुझे जो दिलासा दी और आपने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अपन साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। और उस मामले में आपको सबसे ज़्यादा शुक्रिया कहूँगा कि वो चीज़ आज भी अपनी चलती आ रही है। बिल्कुल, ये मेरा कज़न है और बहुत क्लोज फ्रेंड है। शायद हम दोनों ज़िंदगी में सपने भी नहीं सोच सकते अलग होने का। ये तो हमारा 17 साल का है, खैर हम तो पूरी लाइफ एक जगह रहेंगे। और मैं कहूँगा कि यदि मैं राम हूँ तो ये हनुमान है। ट्रेनिंग यही करवाता ज़्यादातर मुझे। बचपन में हम साथ थे तो मेरे से एक हाथ से वेट ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो मैं एक हाथ मेरा लेता था, एक वो अपना लगा करके फिर मुझे वेट ट्रेनिंग करवाता था। जितनी भी एक्सरसाइज थी, जेवलिन थी, जंपिंग थी, जितने भी, मतलब इसके बगैर स्पोर्ट्स तो अलग चीज़ है, मैं तो लाइफ की भी नहीं सोच सकता। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ से क्या आगे? अभी नेक्स्ट लंदन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है हमारी, उसी की तैयारी करेंगे और हो सकता है एक बार उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देवेंद्र आपको, और हम चाहेंगे कि आप फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आए और फिर हम एक बार आपको जिंदगी लाइव में बुलाएं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, एक तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच। ऐसा कोई मुझे ज़्यादा इंस्पायर नहीं करता है। मैं खुद को अपना इंस्पायर करता हूँ और खुद ही से मोटिवेट हो लेता हूँ।
खेलना तो शुरू किया था बास्केटबॉल, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसको बास्केटबॉल का खेल छोड़ना पड़ा। हमारी बहुत पसंद की चीज हमसे छिन जाए तो हम हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन वरुण सिंह भाटी का रिश्ता बास्केटबॉल से छूटा तो उन्होंने हाई जंप का हाथ थामा, और ऐसा थामा कि पैरालंपिक से मेडल जीतकर ही लौटे। आखिरकार उन्हें तो ऊंची छलांग लगानी ही थी, फिर चाहे बास्केटबॉल हो या हाई जंप, क्या फर्क पड़ता है। वरुण, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ज़िंदगी लाइफ की तरफ से, हम सब की तरफ से मेडल जीतने की। जब जा रहे थे तब कभी सोचा था कि जब वापस लौटेंगे तो ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी? जब मैं यहाँ से गया तो सिर्फ अपने लिए गया था कि मुझे यहाँ पर मेडल लाना है, मुझे अपने लिए चाहिए ये। लेकिन जब उस गेम विलेज में पहुँचे हम 1 महीना पहले, तो वहाँ पता लगा कि कोई अपने लिए नहीं खेल रहा है, यहाँ पर सब अपने देश के लिए खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इसका आउटकम इतना होगा कि यहाँ पर आगे इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी और लोग इतना एडमायर करेंगे। अच्छा बताइए, पहला प्यार आपका बास्केटबॉल जी किस उम्र से खेलना शुरू किया था? जी, बास्केटबॉल मैंने 15 साल का था तब से स्टार्ट किया मैंने बास्केटबॉल। स्कूल ख़त्म होता 2 बजे 3 बजे हम घर पहुँचते और 4 बजे फिर दोबारा फील्ड पे। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं उस टाइम को छोड़ूँ, या वो मैंने किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस टाइम को, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं एक दिन भी ट्रेनिंग पे नहीं गया तो कोई मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पोलियो किस उम्र में हुआ था? जी, मुझे पोलियो जब 6 महीने का था मैं तब हुआ है। कई बार लोगों ने डिस्करेज करने की कोशिश की होगी कि भाई वैसी स्पीड नहीं है, या तुम वैसे नहीं दौड़ रहे हो जैसे दूसरे प्लेयर्स दौड़ रहे हैं। ये चीज़ होती थी आपके साथ? हाँ जी, एक बार मैंने यहाँ तक कि लिख के भी दिया है कि एक रिटर्न नोट दिया उनको कि अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है या मैं कोई चोट लगती है मुझे ग्राउंड में, तो उसके जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा और कोई और इस चीज़ का ब्लेम किसी और पर नहीं आएगा। और उसी टूर्नामेंट में मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला फिर। क्या बात है। तो और एक कोच थे, वो जब मैं हाई जंप शुरू की मैंने, तो वो कोच थे, उन्होंने मुझसे आके कहा कि थोड़ा सा कंडेम किया उन्होंने कि आप गेम को छोड़िए, नहीं कर पाओगे आप। 2010 में उन्होंने मुझसे कहा और 2012 में मैंने उसी स्टेट मीट में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया मैंने। और फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे सॉरी मांगी कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपसे इतना कुछ कहा। तो मुझे पसंद है कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें और मैं उनको गलत प्रूव करूँ। अच्छा लगता है आपको? ये मेरी फेवरेट हॉबी है ये, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे जितना सुकून दूसरों को जो मुझे कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको जो रॉन्ग प्रूव करने में जो मज़ा है वो मज़ा किसी चीज़ में भी नहीं है। क्या बात है, ये एटीट्यूड होना है। चलिए आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। जी, मैं आज बड़ा फख्र से अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं आपकी वजह से इस टीवी चैनल पे हूँ। आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में वरुण आप गोल्ड मेडल लेके आएँ, यही मेरी शुभकामनाएं। ये शुरू से ही मेंटोर रहे हैं मेरे, और स्कूल टाइम से इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि आपको हाई जंप में जाना है। उन्होंने ही ढूंढा कि पैरा एथलेटिक्स क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था 2012 तक कि कोई ऐसी चैंपियनशिप भी होती है, पैरा एथलेटिक्स वगैरह होते हैं। तो उससे पहले मैं नॉर्मल्स में खेलता था और उन्हीं में मेडल थे मेरे। उधर देखिए। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, वरुण बता रहे हैं कि आपने ही इन्हें सलाह दी कि बास्केटबॉल छोड़कर हाई जंप में कोशिश की जाए। क्यों? क्योंकि जब ये बास्केटबॉल में जहाँ की खेलने जा रहा था ओपन टूर्नामेंट्स में, तो इसको एसोसिएशन वाले मतलब बोलते नहीं खेलना आपको, क्योंकि आप नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, इनकी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। फिर ये निराश हो गया, मुझे नहीं खेलना है, तो मैंने कहा नहीं खेलना है। तो हाई जंप मैंने इसको बोला हाई जंप करना है, इंडिविजुअल इवेंट होता है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बास्केटबॉल से हाई जंप चेंज कराने में बहुत कन्विंस करना पड़ा या आराम से मान गए? मैं जब ये ड्राइविंग करता था, लैप बास्केटबॉल में लैप शूट होता है, रिंग के पास तक जाता था ये। तो जब रिंग के पास तक जाता, मुझे आइडिया हुआ कि जब ये रिंग के पास तक पहुंचता है, जंप अच्छी है, स्पॉट जंप है, तो ये हाई जंप कर सकता है। हमारे स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल गेटौंडा में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो वहाँ पर रेत पड़ी हुई थी, तो मैंने उस पर जंप कराई इसको। ओह माय गॉड। एक बार ये एक्सरसाइज कर रहा था तो पैर स्लिप कर गया इसका, तो स्टिचेज आ गए इसके इस पैर में गिरने के बाद। तो उस टाइम फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई, नहीं कराना इसको। मैंने कहा नहीं कराइए इसको। कराने के बाद जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि बच्चे को चोट लग गई। फिर नहीं, इसने कहा मैं करना है, मुझे जाना है। सेकेंड डे फिर आ गया ग्राउंड में। आप प्रैक्टिस करने स्कूल जाते हैं? हाँ जी, मैं मेरा वही होम ग्राउंड है जी मेरा, वो मैं वहीं प्रैक्टिस करता हूँ जी। अरे वाह, अच्छा उधर देखिए। हाय वरुण,
सेंट जोसेफ परिवार से आपने बहुत कुछ लिया और आज तुम पूरे सूद के साथ वापस दे रहे हैं, क्योंकि जो भी तुमने हासिल किया है और तुम्हारे नाम के साथ सेंट जोसेफ जुड़े हुए हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड लव यू ऑलवेज। थैंक यू। आज एज अ टीचर आप कैसा फील? अरे मैम, इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट हो ही नहीं सकता लाइफ में, और गुरु के लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। तो इसको तो मैं पूरी ज़िंदगी मैं सोचता रहूँगा। आपका कोई आदर्श रहा हमेशा कि आप उस शख्स को देखकर या उसके बारे में पढ़कर सोचकर आपको हिम्मत मिली? आज ही वो मैं खुद रहा हूँ, मैं अपने आप को इस चीज़ का मैं मानता हूँ, और ऐसा कोई मुझे ज़्यादा इंस्पायर नहीं करता है। मैं खुद को अपना इंस्पायर करता हूँ और खुद ही से मोटिवेट हो लेता हूँ। नहीं वरुण, आप किसी से इंस्पायर नहीं हुए, लेकिन आज आपसे हम लोग सब बहुत इंस्पिरेशंस ले रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप ज़िंदगी लाइव में आए। एक तोहफा है आपके लिए हमारी तरफ से। देवेंद्र भैया, तब से मैंने मेडल लिया है। ये हमेशा मुझसे तब से कह रहे हैं कि आपकी शादी करवानी पड़ेगी शादी। ये मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं तब से मैंने मेडल लिया। और तो क्या प्लान है? जी नहीं, मैं अभी मेरा 21 साल ही है, अभी ये शादी करवा देंगे मेरी। जिससे तकलीफ जीने का हुनर सीखती है, दर्द जिससे दवा लेते हैं, उस हिम्मत का नाम है मरियप्पन थंगावेलु। 21 साल की छोटी उम्र, जब जिंदगी चौराहे पर रास्ता ढूंढती है, उस उम्र में मरियप्पन ने भारत की झोली सोने से सुनहरी कर दी। 2016 के पैरालंपिक खेलों में पुरुषों के हाई जंप में मरियप्पन ने वो इतिहास लिखा जिसे सदियां पढ़ती रहेंगी। बचपन से ही मरियप्पन की रेस किसी तेज रफ्तार से गुजरने वाली ट्रेन सी रहती थी, लेकिन वक्त की मानो उसे नजर लग गई। मरियप्पन घर के बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद मरियप्पन की दाईं टांग फिर कभी नहीं उठी। जिंदगी बहुत बुरे दौर में आ गई। पिता घर छोड़कर चले गए थे, माँ साइकिल पर सब्जियां बेचकर घर को और जिंदगी को घसीट रही थी, लेकिन मरियप्पन की आसमान में उड़ने की तलब ने उन्हें दुनिया का हीरो बना दिया। जिंदगी लाइव आज मरियप्पन को सलाम करता है। मरियप्पन, दीपा, वरुण, देवेंद्र, ये वो चिराग हैं जिनसे आज दुनिया में देश का नाम रोशन हो रहा है। ये वो हौसला है जो हमें उम्मीद देते हैं। ये वो सितारे हैं जिनकी रोशनी से हम लोग चमक रहे हैं, और इनकी सफलता से हमें और आपको गर्व होता है। और हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़िंदगी लाइव में आज ये लोग हमारे साथ हैं। एक बात बताइए, कोई एक मज़ेदार किस्सा आप लोग अगर रियो पैरालंपिक्स का शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में वरुण से मैं एशियन गेम में मिला। उसके बाद 2016 में हमारा दुबई में टूर्नामेंट था। तो हमने इवेंट होने के बाद बहुत मज़े किए। मैंने बोला कि वरुण बड़ा हो गया, यानी उस टाइम में 2014 के बाद जब 16 में मिला मुझे, तो इसके मूंछ और दाढ़ी आ गई थी। तो उसके बाद जब रियो में गया तो मैंने कहा वो नाम मैं नहीं लूँगा जब तक आप मेडल नहीं लोगे। तब ये मेडल लिया इन्होंने। उसके बाद मैं इनसे मिला तो मैं कहा याद है वो बात? इन्होंने कहा बिल्कुल याद है। अब बोल दूँ? बोल दो। मैं कभी वरुण बड़ा हो गया। दीपा जी के बारे में तो जितना मैं कहूँ उतना कम है। अच्छा। क्योंकि हमें बहुत ही कई बार ऐसा होता था, हम साथ चलते थे तो इनसे ज़्यादा मिलते थे मेरे से लोग, तो मैं इनसे मजाक करता था कि मैं गोल्ड तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैंने लिया, आपसे ज़्यादा क्यों मिल रहे? तो काफ़ी मैम से हम काफ़ी मजाके करते हैं। वैसे वो भी मुझे याद है जब ये ट्रेनिंग कर रही थी मॉर्निंग में दीपा जी जिम के अंदर, और मैं गया वहाँ पे, मैं भी जिम करने गया, तो मैंने मैम को देखा। तो देखते ही मैम तो डंबल कर रही, और डंबल 10-10, 12-12 किलो की कर रही थी। तो मैंने देखते ही
मैंने इनको क्या बोला आगे का दीपा जी बताएंगी। इन्होंने कहा मैं डंबल का साइज और वेट देखकर बता रहा हूँ कि मेडल आज आपका आएगा। मतलब इस रियो से आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो आपकी डेडिकेशन इस वेट को उठाने में दिख रही है वो क्लियर कह रही है कि आपका मेडल आएगा। ऑसम। वरुण और मरियप्पन से जो सबसे बड़ी सीख मैंने ली है वो डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, कि दो खिलाड़ी एक ही इवेंट में एक ही कोच के अंडर एक ही साथ रहकर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा दोस्ती और अपनापन और किसी खिलाड़ी में नहीं दिखता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है शायद वो लोग देश के लिए ज़्यादा खेल रहे थे बजाय अपने लिए। आई थिंक हर खिलाड़ी अगर वो चीज़ सीख ले तो हमारे पास मेडल्स ही मेडल्स होंगे। देवेंद्र भैया तब से मैंने मेडल लिया है, ये हमेशा मुझसे कहते, जब तब से कह रहे हैं कि आपकी शादी करवानी पड़ेगी शादी। ये मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं तब से मैंने मेडल लिया। और तो क्या प्लान है? जी नहीं, मैं अभी मेरा 21 साल ही है, अभी ये शादी करवा देंगे मेरी। और ये इन्होंने बहुत बार कहा कि अपने पापा जी का नंबर दीजिए, उनसे बात करूंगा मैं। तो क्यों, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्यों हम दे देंगे आपको इनके पापा जी का नंबर। बहुत बढ़िया। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से ये कहती हूँ कि स्पोर्ट्स से बढ़िया एंटी एजिंग क्रीम मेरे लिए कोई रही नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे के साथ अभी मैं खड़ी हूँ जो मेरे पीछे है वरुण, वो मेरी छोटी बेटी से भी छोटा है। तो उनके साथ मिलके एक ही स्पोर्ट में मेडल लेना, तो आप देखिए मेरे लिए कितना और एडिशनल एक ये मोटिवेशन भी है और हैप्पीनेस भी है कि दीपा इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और आज आप लोग यहाँ आए हैं, सारी दुनिया हर कोई आपसे ऑटोग्राफ लेता होगा, तो हमने सोचा हम भी ऑटोग्राफ लिए बिना तो आपको नहीं छोड़ सकते। तो एक छोटा सा मैसेज और अपना साइन आप यहाँ हमारे लिए छोड़ के जाएं। और आज जब जिंदगी लाइफ का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है तो मैं आपको कुछ खास लोगों से और मिलवाना चाहती हूँ। ये वो लोग हैं जो जिंदगी लाइफ के इतने बड़े फैंस रहे कि जब 3 साल जिंदगी लाइफ नहीं भी था तब भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन इन लोगों ने दुआ मांगी है कि ये शो दोबारा शुरू हो। और आज इसके पहले एपिसोड की शूटिंग के लिए ये लोग अलग अलग शहरों से आए हैं एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो मैं आप सबको यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। वेरी नाइस। और ये हमेशा हमारे संपर्क में बने रहे। तो मुझे लगता है इन सब लोगों का प्यार है कि जिंदगी लाइफ फिर से शुरू हो रहा है। कोई भी कहानी जब हम सुनते हैं तो उससे हमें एक चीज जरूर मिलती है, या तो प्रेरणा या फिर सीख। जिंदगी लाइफ के इस नए सफर पर हम आपको कई ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपको प्रेरणा देंगी, अपनी निराशा को झाड़ फेंकने की, उम्मीद को पहनने की, अपने थके मन और कदमों में नई ऊर्जा भरने की। और ये कहानियां आपको सीख भी देंगी, दूसरों की गलतियां ना दोहराने की, अपनी गलतियों को सुधारने की। ये कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में टॉर्च का काम करेंगी, आपको अंधेरे से निकालकर बाहर लाएंगी और आगे का रास्ता दिखाएंगी। संभाल कर रखिएगा इस टॉर्च को, बहुत काम आएगी और बनाएगी आपकी ज़िंदगी को लाइव। ये ज़िंदगी जो भी है हौसला बिरक्स भी, ये जिंदगी जुनू भी है हौसला बिरक्स भी। गमों के हर सफर में है मसरतों का अक्स भी। ओ, गमों के हर सफर में है मसरतों का अक्स भी। चराग बन के तीरगी में जल रहे है जिंदगी, चराग बन के तीरगी में जल रहे है जिंदगी। कहीं रुकी नहीं अभी तो चल रही है जिंदगी।